हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद टीचर में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के भाग 6 को स्टार्ट करेंगे, पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे। पूर्व के जो लेक्चर्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक के, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर अपन ने रसायन विज्ञान का महत्व कंप्लीट करा, द्रव्य की प्रकृति कंप्लीट करी, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन कंप्लीट करा, और हमारा टॉपिक चल रहा है मापन में अनिश्चितता। इसमें 3 टॉपिक थे जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला टॉपिक था अपने पास वैज्ञानिक संकेतन, दूसरा टॉपिक था सार्थक अंक, और तीसरा टॉपिक था विमीय विश्लेषण। किसके अंदर? मापन में अनिश्चितता के अंदर। तो इसमें वैज्ञानिक संकेतन में अपन ने पिछला वाला जो पार्ट था, पार्ट 5, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा, एक एक बिंदु को समझा कि वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। मैंने आपको बताया था अब वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है भैया, कि जैसे कि इसका एक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? n गुणा 10 की घात स्मॉल n, ये एक रूप होता है वैज्ञानिक संकेतन का। वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी जितनी भी संख्या होती है, जैसे 663 0 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 को मल्टीप्लाई करना है आपको 0.0000722, मतलब कोई सी भी इतनी बड़ी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे? ये आपके लिए बहुत कठिन होगा, या फिर आपसे होगा ही नहीं। तो इस चीज को गुणा करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं रसायन विज्ञान में हमारे को ऐसी ही संख्याओं से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, ऐसी ही संख्या को हल करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखें हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है, हाइड्रोजन का परमाणु होता है, अगर उस परमाणु का यदि मेरे को द्रव्यमान निकालना है, यानी मास कैलकुलेट करना है, तो वो मैं एक रसायनज्ञ के तौर पर यदि देखूं तो मेरे लिए बहुत कठिन होगा। क्योंकि परमाणु कितना छोटा होता है, अगर उसका द्रव्यमान देखेंगे तो वो उतना ही कम होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक संकेतन नामक एक विधि का निर्माण करा, जिसको हर एक संख्या को, जैसे ये इतनी बड़ी वाली संख्या थी, ये इतनी बड़ी संख्या थी, इसको इस रूप में चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे चेंज करते हैं वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो आप पहले वाली इसकी वीडियो जरूर देखना। बात करेंगे आज अपन सार्थक अंक की, सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, सार्थक अंकों को। तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, कमेंट अवश्य रूप से करें, है ना। कमेंट करते हैं तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वीडियो बनाने का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सार्थक अंकों को। शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, बुक ले लीजिए हाथ में आपकी एनसीईआरटी की, और उसकी प्रश्न नंबर को खोल लीजिए जहाँ पर सार्थक अंक टॉपिक दे रखा है। ठीक है, फिर अपन रीड करना स्टार्ट करते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। चलिए, बुक में है, सार्थक अंक के विषय में बुक में दे रखा है, प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है। इसका कारण मानक यंत्र की सीमितता एवं मापने वाले व्यक्ति की दक्षता है। प्रत्येक प्रायोगिक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है, मतलब अपन जो प्रैक्टिकल करते हैं, है ना, केमिस्ट्री में आप लैब में जाएंगे, वहां पर आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो निश्चित होना चाहिए, एक सही उत्तर होना चाहिए, उससे या तो आपका कम आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा। इसे कहते हैं अनिश्चितता, यानी कमी आना। मतलब उत्तर जो आपका सही उत्तर है उससे कुछ कम आना या ज्यादा आना, एग्जैक्ट जो आंसर है वो ना आना, क्या कहलाता है? अनिश्चितता कहलाती है। और ये किस कारण होता है? ये पहला कारण हो सकता है इसका कि मानक यंत्र की सीमितता के कारण, यानी जो यंत्र है जिससे आप माप रहे हैं उसकी सीमितता हो, उसकी लिमिटेशन हो, यानी वो इतना ही माप सकता है, या तो ये हो सकता है, यानी एक यंत्र है मेरे पास, एक इक्विपमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी सहायता से मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, है ना। और प्रैक्टिकल करते समय मेरे पास कोई मान आया और वो यंत्र के हिसाब से तो सही है, बिल्कुल सटीक मान है ना। लेकिन अगर अपन उसको उससे बड़ा यंत्र, यानी जो उस प्रैक्टिकल के मान को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, ऐसे यंत्र को मैं लाऊं और तब मापूं, मैं तब प्रैक्टिकल करूं, तो एक शुद्ध अंक मुझे प्राप्त होता है। जिसकी तुलना यदि अपन पहले वाले यंत्र से करें
जो सीमित था तो हम पाएंगे कि वो शुद्ध मान नहीं था। या तो पहला कारण तो ये हो सकता है ये मानक यंत्र की सीमितता के कारण, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मापने वाले व्यक्ति की दक्षता मतलब होती है एफिशिएंसी, यानी वो कितनी सतर्कता से यानी कितनी सटीकता से माप रहा है यानी मेजर कर रहा है। ठीक है, ये दो ही कारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिख रखा है, उदाहरणार्थ किसी वस्तु का द्रव्यमान सामान्य तराजू से 9.4 ग्राम आता है। यदि इसका द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से 9.4213 ग्राम मापा जाता है तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक आया। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। लिख रखा है, एक उदाहरण दे रखा है आपको, एक वस्तु का द्रव्यमान है, एक वस्तु थी, उसका द्रव्यमान हमने जो सामान्य तराजू होता है जो कि सब्जी वालों के पास पाया जाता है उससे हमने मापा, तो उस वस्तु का द्रव्यमान 9.4 जी आया। कितना आया भैया? लिख रखा है ना 9.4 जी आया, इतना ग्राम आया। अब हम जानते हैं इसी वस्तु को हमने वैश्लेषिक तुला से मापा। वैश्लेषिक तुला क्या होती है? पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, वैश्लेषिक तुला द्रव्यमान को मापने की सबसे शुद्ध यंत्र होता है। द्रव्यमान को मापने का सबसे शुद्ध यंत्र कौन होता है? वैश्लेषिक तुला होता है। वही बता रखा है, एक तो हमने सामान्य जो तराजू होता है उससे मापा वस्तु का द्रव्यमान, तो कितना आया? 9.4 जी आया, है ना। और यदि इसी का द्रव्यमान, इसी वस्तु का द्रव्यमान वैश्लेषिक तुला से मापा जाता है तो कितना आता है? 9.4213 ग्राम आता है। तो वैश्लेषिक तुला से मापा गया द्रव्यमान सामान्य तराजू से मापे गए द्रव्यमान से कुछ अधिक है ना। अतः सामान्य तराजू से प्राप्त द्रव्यमान यानी कि ये के मान में दशमलव के बाद यानी दशमलव के बाद वाले अंक 4 में अनिश्चितता है। यानी दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2 3 4, ये 4 अंक में अनिश्चितता पाई जा रही है। अनिश्चितता यानी कमी पाई जा रही है किसमें? जो अपने सामान्य तराजू से जो द्रव्यमान मापा था उसमें है। ठीक है, आप खुद तुलना कर सकते हैं। 9.4 यहाँ आ रहा है और यहाँ पर 9.4213 आ रहा है, तो यहाँ पर कितनी? 4 अंकों की अनिश्चितता पाई जा रही है। आगे लिख रखा है, परंतु परिणाम सदैव, लिख रखा है, परंतु परिणाम सदैव परिशुद्ध और यथार्थपरक होने चाहिए। लेकिन परिणाम जो होते हैं यानी रिजल्ट जो होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए? परिशुद्ध यानी प्रिसाइज होने चाहिए। परिशुद्ध को इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइज, और यथार्थपरक यानी एज इट इज होने चाहिए। परिशुद्ध यानी बिल्कुल जो उसका द्रव्यमान है उस वस्तु का वो उतना ही होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए या इससे ज्यादा अपना आना नहीं चाहिए। यथार्थपरक मतलब भी होता है एज इट इज होना चाहिए। जब भी हम मापन की बात करते हैं, जब भी हम मापन यानी मेजरमेंट की बात करते हैं, तब परिशुद्धता और यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। जब भी अपन मेजरमेंट की बात करते हैं, यदि किसी वस्तु को अपन मेजर करते हैं तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। पहला परिशुद्धता यानी उसकी शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए, और यथार्थपरकता यानी जो उसका आंसर है वही आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसी कारण बच्चों के कभी कभी प्रैक्टिकल में मार्क्स भी काट लिए जाते हैं। वैसे अप्रोक्सीमेटली यदि सही होता है तो सही माना जाता है, लेकिन यदि उसके थोड़ा सा करीब या उससे करीब से भी थोड़ा ऊपर आ जाता है मामला, तब प्रैक्टिकल में नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सार्थक अंक के विषय में भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ये जो टॉपिक चल रहे हैं अभी के, जो पहले वाला वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, और आने वाला जो टॉपिक है विमीय विश्लेषण, ये तीनों ही टॉपिक आपको अंत तक काम में आएंगे और 12th में भी आपको बहुत काम में आने वाले हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए आपको ये तैयार करके रखने हैं। बात के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रखा है, प्रायोगिक या परिकलित मानों में अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। यानी प्रायोगिक या परिकलित मानों में यानी प्रैक्टिकल जब अपन करते हैं उससे प्राप्त जो मान होते हैं उनमें अनिश्चितता को सार्थक अंकों की संख्या के साथ एक अनिश्चित अंक मिलाकर व्यक्त किया जाता है। यानी जैसे कि उदाहरण ले इसी वाले का, इस वाले एग्जाम्पल का उदाहरण ले। इसमें क्या आ रहा था अपने पास? इसमें क्या आ रहा था? द्रव्यमान सामान्य तराजू से तो 9.4 जी आ रहा था और 9.4
213 किसके आ रहा था, वैश्लेषिक तुला से जब मापा था। तो ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन कह रही है प्रायोगिक मानों में अनिश्चितता को, प्रायोगिक मान जो अपने प्रैक्टिकल में निकाला को सार्थक अंकों की सहायता के साथ अनिश्चित अंक मिलाकर, अनिश्चित यानी कोई से भी अंक मिलाकर जो निश्चित नहीं है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे लिख रखा है सार्थक अंक वह अर्थपूर्ण अंक होते हैं। अब आपको सार्थक अंक किसे कहते हैं वो बताया गया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, नोट्स की बात अपन लास्ट में करते हैं, आपको भी पता है। लिख रखा है सार्थक अंक वह अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात हों, यानी कि सार्थक अंक वह अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं, यानी निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं यानी हमारे को पता होता है। सार्थक अंक काय के लिए उपयोग होते हैं, सार्थक अंकों का उपयोग इसलिए होता है कि ये जो मापन में जो संख्या प्राप्त होती है यानी रिजल्ट की शुद्धता को बहुत अच्छी तरीके से बताता है। यानी यदि उसमें सार्थक अंक जितने ज्यादा होंगे, अभी अपन जानेंगे कि सार्थक अंक एग्जाम्पल के द्वारा किसे कहते हैं, लेकिन सार्थक अंक उपयोग क्यों किए जाते हैं। किसी संख्या में यदि सार्थक अंक की जो संख्या है, सार्थक अंक की जो संख्या है वो ज्यादा है तो वो जो मान है वो ज्यादा शुद्ध कहलाता है, बजाय इसके कि उस संख्या में सार्थक अंक कम हो। आगे समझते हैं इस बात को अच्छी तरीके से। लिख रखा है अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले निश्चित अंक लिखे जाते हैं। अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए पहले क्या लिखे जाते हैं, अनिश्चित या निश्चित अंक लिखे जाते हैं जो डिफाइंड है, जो कि हाँ हमारे को पता है कि एक निश्चित अंक है जैसे, और अनिश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। जो अनिश्चित अंक होते हैं उनको अंतिम अंक के रूप में यानी पीछे के अंकों के रूप में लिखा जाता है। क्या कह रहे हैं समझते हैं। यदि हम किसी परिणाम को 11.2 ml के रूप में लिखें, यदि मैं 11.2 ml के रूप में किसी रिजल्ट को लिखता हूं तो हम ये समझते हैं कि 11 निश्चित और 2 अनिश्चित है। 11 क्या है, 11 तो निश्चित है, डिफाइंड है, और 2 अनिश्चित है, तथा अंतिम अंक में +1 ±1 की अनिश्चितता होगी। यदि कुछ और ना बताया गया हो, यानी जो रिजल्ट है उसमें कोई किसी भी प्रकार का आगे से कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रखी हो, कुछ बताया ना गया हो, तो अंतिम अंक में सदैव प्लस माइनस की अनिश्चितता निहित मानी जाती है, यानी इसमें प्लस या माइनस की निश्चितता पाई जाती है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सार्थक अंकों को निर्धारित करने के कुछ नियम हैं जो यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि 11 निश्चित अंक है और 2 क्या है, अनिश्चित अंक है। ये अपन को निर्धारित करना है, ऐसे ही नहीं पता लगाना है। तो सार्थक अंक कौन से अंक होते हैं, जो निश्चित अंक होते हैं। यहाँ पर अपन ने निश्चित अंक किसे माना, 11 को माना। 11 को क्या माना अपन ने, निश्चित अंक माना कि एक निश्चित अंक है। इसका मतलब अपन ने एक इनडायरेक्टली रूप से क्या बोल दिया कि 11 जो है वो एक क्या है, सार्थक अंक है। तो ये पता कैसे चला अपन को, तो सार्थक अंकों को पहचानने के लिए कि एक संख्या आपको दे रखी है, मान लीजिए ये संख्या आपको दे रखी है 2034, ये संख्या दे रखी है आपको, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो आप सिर्फ ये बोल देंगे कि 1 2 3 3 सार्थक अंक होंगे सर, इसके इस संख्या जो आपने दी है इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, है ना। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये आपने कैसे पता लगाया। बोला सर जैसे कि मैंने इसको करा था, इसमें क्या हो रहा था 1.2 था, तो इसमें 1 जो था वो सार्थक अंक था। तो मैं आपसे पूछूंगा ये 2 कहाँ गया फिर, ये 2 भी तो है, एक सार्थक अंक ही है। तो इन सारे जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए अपन को ये समझना पड़ेगा कि सार्थक अंकों को पहचाना कैसे जाता है। यदि आपको कोई संख्या दे दी जाती है और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें सार्थक अंक लिखो, इसमें सार्थक अंक कितने हैं। कक्षा 11 में परीक्षा में इसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में, इसलिए ये पक्का करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आपको एक संख्या दे रखी है उसमें सार्थक अंक कितने हैं, पहचानना आना चाहिए। तो कैसे पहचानते हैं, उसके कुछ तरीके हैं, आपको दे रखे हैं। पहला जो तरीका है सार्थक अंक पहचानने का वो है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। गैर शून्य मतलब जो शून्य नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 डेड सो ऑन, इस प्रकार से जितने भी अंक होते हैं जो
अशून्य हैं या गैर शून्य है वो क्या कहलाते हैं, वो सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए 285 सेंटीमीटर में 3 सार्थक अंक हैं, है ना, 3 सार्थक अंक हैं, यानी 2, 8 और 5, ये तीनों के तीनों क्या है, सार्थक अंक हैं। और 0.25 ml में 2 सार्थक अंक हैं, मतलब 2 और 5 क्या है, सार्थक अंक है। बात क्लियर। चलिए, पहला रूल तो आपको समझ में आ गया कि सभी के सभी जो गैर शून्य अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अभी आपको लिखना नहीं है, ना किसी बात को उतारना है। नोट्स आपको लास्ट में वीडियो के मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, पहला बिंदु आप याद कर लीजिए कि सभी गैर शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलिए, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है कि प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे 0.03 में केवल एक सार्थक अंक और 0.0052 में 2 सार्थक अंक हैं। क्या बताया जा रहा है, दूसरे वाले में बताया जा रहा है प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं, यानी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जैसे ये वाला है, इस संख्या में जो पहला अशून्य अंक है, यानी यहाँ से स्टार्ट करें अपन, यहाँ से स्टार्ट करें अपन, तो यहाँ से पहला जो अशून्य चलना स्टार्ट करें, ये क्या है, शून्य है, पॉइंट लगा, ये भी शून्य है। लेकिन ये जो ये है, ये पहला क्या है, गैर शून्य अंक है, यानी अशून्य अंक है, जो शून्य नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। तो इससे पहले आने वाले जितने भी शून्य होंगे, इससे पहले आने वाले जितने भी जीरो होंगे, वो क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। क्या, सार्थक नहीं होते हैं। बात क्लियर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ये 0.0052 है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करें अपन चलना, तो पहला अपन ने छोड़ा, शून्य है, छोड़ो, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है। लेकिन ये पहला जो अंक है 5, ये क्या है, अशून्य है। क्या है भैया, अशून्य। और अशून्य है तो इससे पहले आने वाले जितने भी शून्य होंगे, यानी कि जितने भी जीरो होंगे, वो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। पहली बात, ये किसके संदर्भ में, दूसरा वाला टॉपिक जीरो के संदर्भ में। यदि संख्या में आपको जीरो दिख रहे हैं और वो किसी अशून्य अंक से पहले आ रहे हैं, तो वो शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें सार्थक अंक लिखो, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। आपसे कारण भी पूछ लिया जाएगा कि क्यों होंगे, तो आप बोलेंगे सार्थक अंक के दूसरे नियम के अनुसार प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते हैं। क्या बोलेंगे आप, जिससे आपको ये दे दिया जाए, ये वाला एग्जाम्पल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें सार्थक अंक लिखो, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 है, क्योंकि सार्थक अंक के द्वितीय नियम के अनुसार गैर शून्य, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। नेक्स्ट जो है तीसरा, वो है दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। अतः 2.005 में 4 सार्थक अंक हैं। अभी हमने देखा कि कौन से जो शून्य होते हैं, कौन से जीरो को सार्थक नहीं है ना, यहाँ पर समझेंगे कौन सा जो शून्य है वो सार्थक है और कौन सा शून्य सार्थक नहीं है। ये बातों को अपन ने समझा। पहली बात तो अपन ने समझी, कौन से शून्य यानी कौन से जीरो सार्थक नहीं होते। यदि कोई संख्या में आपको जीरो दे रखे हैं तो वो सार्थक नहीं होते। उसके लिए क्या कंडीशन है कि संख्या में प्रथम जो शून्य अंक है, प्रथम जो गैर शून्य अंक होता है, यानी जैसे 5, 4 ये जितने भी होते हैं, उनके पहले आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते। पहली बात अपन ने समझी। अब दूसरी बात ये समझनी है कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य, यानी दो गैर शून्य अंकों के मध्य, जैसे 2 और 5 ये एग्जाम्पल में दे रखा है, स्थित शून्य सार्थक होते हैं, के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। यानी ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इस एग्जाम्पल में अगर यहाँ से स्टार्ट करें अपन, तो ये गैर शून्य अंक है, ये भी गैर शून्य अंक है। इन दोनों के मध्य यदि जितने भी जीरो स्थित होंगे वो क्या होंगे, सार्थक होंगे। मान लीजिए एक अंक है मेरे पास 2.0000005 है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ साहब इसमें बताओ मेरे को कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे सर इसमें सार्थक अंकों की संख्या
1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 7 है। मैं पूछूंगा साहब आपने ये कैसे बोला? तो आप बताएंगे सर हमने पढ़ रखा है कि सार्थक अंकों के जो तीसरा नियम है उसमें बताया जाता है कि दो गैर अशून्य अंकों के मध्य जितने शून्य उपस्थित होते हैं, दो गैर शून्य अंकों के मध्य, क्या बोल रहा हूँ भाई, दो गैर शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा भैया, कहीं इस कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आई? आप ये तो नहीं बोलेंगे ना सर आपने बोला था कि प्रथम गैर शून्य अंक में के आगे के जो अंक होते हैं, आगे के जो अशून्य अंक होते हैं वो सार्थक नहीं होते, तो इसमें प्रथम गैर शून्य वाला भी लगा सकते हो आप, है ना? प्रथम गैर शून्य वाला लगाओ। प्रथम गैर शून्य अंक कौन सा है? 2 है, ठीक है। इसके आगे कोई शून्य है क्या? नहीं है सर। आगे बढ़ जाओ। तो अपन ने यहाँ देखा कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है किसी अंक की दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड और या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। क्या लिख रखा है? किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य क्या कहलाते हैं? सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त यह है कि वह दशमलव की दाईं ओर स्थित हो, है ना? बोला जा रहा है किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उनके लिए एक शर्त है, ये है कि वह दशमलव, जो दशमलव बिंदु होता है ना, ये वाला जो दशमलव बिंदु होता है उसके क्या होना चाहिए? दाईं ओर स्थित होना चाहिए, यानी राइट हैंड साइड स्थित होना चाहिए। उदाहरण के लिए 0.200 में 3 सार्थक अंक हैं, परंतु दशमलव भिन्न संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते, यानी वो संख्या जिनमें क्या शून्य दशमलव जो होता है, दशमलव अंक नहीं होता है, वो उसके राइट हैंड साइड में जो शून्य उपस्थित होते हैं वो सार्थक नहीं होते। उदाहरण के लिए 100 में केवल एक सार्थक अंक है, यद्यपि 100 दशमलव में 3 सार्थक अंक हैं तथा 100.0 में 4 सार्थक अंक हैं। ऐसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को 1 गुणा 10 की घात 2, 2 सार्थक अंक के लिए 1.0 गुणा 10 की घात 2 एवं 3 सार्थक अंकों के लिए 1.00 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं। बात क्लियर? देखिए इस बात को और अच्छी तरीके से समझते हैं। बोला जा रहा है किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, है ना? मान लीजिए एक एग्जांपल दे रखा है आपको 0.200, यह आपको क्या दे रखा है? एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या है? पॉइंट के दाईं ओर आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो क्या होंगे? सार्थक अंकों के। यानी आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसमें सार्थक अंकों की क्या लिखो? संख्या लिखो कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आप क्या बोलेंगे? सर इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक है। कैसे बताया? कैसे बताया आपने? आपको पता है कि सभी के सभी जो अशून्य गैर शून्य जो होते हैं, यानी जो 0 के बराबर नहीं होते, वो तो सार्थक अंक होते ही हैं। तो ये इसका तो भूल ही जाओ, ये तो सार्थक अंक है। क्या 0 भी सार्थक अंक हैं? इसकी पुष्टि आपने कैसे करी? इसकी पुष्टि आपने ऐसे करी, जो सार्थक अंकों का जो चौथा नियम है वो कहता है किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, यानी राइट हैंड साइड में आने वाले जो शून्य होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। इसके लिए एक शर्त होती है कि वो दाईं ओर किसके होने चाहिए? पॉइंट जो दशमलव जो होता है, दशमलव होता है, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी 0 आएंगे वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। क्या होंगे भैया? वो क्या होंगे? सार्थक होंगे। बात क्लियर? अब आप इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जैसे मैंने बोला, ये आपके पास एक एग्जांपल है 1000 का। अब आपसे पूछ रहा है इस 1000 में आप मुझे बताइए कि कितने सार्थक अंक है, तो आप ये मत करके आ जाना इसके अंदर 4 सार्थक अंक है। तो आप पूछेंगे सर क्यों 4 सार्थक अंक क्यों नहीं है इसमें? 3 भी तो सार्थक अंक होंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में भी तो है। ये राइट हैंड साइड में तो है, ये यहाँ थोड़ी ना लिखे, ये ऐसे लिखे होते तो आप क्या करते? वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ लिखे हुए हैं ना, और आपने बोला राइट हैंड साइड में। तो बच्चे मैंने ये भी बोला कि जितने भी जो बिंदु दशमलव के राइट हैंड साइड में जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो सार्थक कहलाएंगे। लेकिन 1000 में दशमलव बिंदु तो है ही नहीं,
1000 में दशमलव बिंदु तो है नहीं और दशमलव बिंदु नहीं है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? सिर्फ एक अंक क्या होगा सार्थक अंक होगा, जो कि गैर शून्य सार्थक अंक है, जो जिसका पुष्टि अपन ने समीकरण यानी सार्थक अंकों के जो प्रथम नियम था उसके आधार पर करा। बात क्लियर? चलिए अब यहाँ पर ये वाली बातों को समझने की आवश्यकता है। यद्यपि 100 दशमलव यानी 100 दशमलव में 3 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? ये दशमलव है, ठीक है। इस वाली में कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। आगे लिख रखा है सार्थक तथा 100.0 में 4 सार्थक अंक है, यानी 100.0 में कितने सार्थक अंक है भैया? 4 सार्थक अंक है। कैसे? ये 100 तो सार्थक अंक है ही, 1 भी सार्थक है, 0 भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि भैया पॉइंट जो होते हैं उसकी दाईं ओर जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। तो ये सार्थक कहलाएंगे, तो इसमें 4 जो है वो सार्थक होंगे और पॉइंट के इस वाले को भी गिनेंगे तो ये एक और सार्थक हो गया, यानी 4 हो गए, ठीक है। आगे लिख रखा है ऐसी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। हम एक सार्थक अंक के लिए 100 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 100 की घात 2 लिख सकते हैं क्या संकेतन में? अगर संकेतन अपन चाहे लिखना तो अपन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। 100 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया ये 100 है मेरे पास, ध्यान से समझना, ये मेरे पास 100 है। अब इस 100 को मैं संकेतन में कैसे लिखूंगा? वैज्ञानिक संकेतन में। कल मैंने आपको पढ़ाया था वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो वैज्ञानिक संकेतन का रूप क्या होता है? n गुणा 10 की घात स्मॉल n, इस रूप में अपन को लिखना होता है अगर अपन किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में बदलना चाहते हैं। जहां पर n का जो मान होता है वो क्या होता है भाई? n का जो मान होता है 1.000, ये 0 है, ठीक है, से लेकर 9.999 होता है। थोड़ा लिखने में गलती आ रही है लेकिन आप मेरी वॉइस को ध्यान से समझें, ठीक है। इसके मध्य में होता है, ठीक है। अब इसको मैं इसके मध्य में कैसे लाऊंगा? कैसे ला सकता हूँ? यहाँ बिंदु लगा दूं मैं, यानी कहाँ से स्टार्ट होते हैं अपन? यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट होते हैं, करेंगे पॉइंट लगाना, तो एक को छोड़ना पड़ा, 2 को छोड़ना पड़ा और यहाँ पर अपन ने लगाया, तो 2 को छोड़ना पड़ा अपन को और किस तरफ चले अपन? लेफ्ट हैंड साइड पे चले। और जब भी अपन लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो आपको पता है किसका चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। और राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं बिंदु को लेकर तो माइनस का चिन्ह आता है। तो दशमलव संख्या को अपन लेफ्ट साइड से गिन रहे हैं तो क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा, और प्लस का चिन्ह आएगा तो क्या आएगा? प्लस का चिन्ह किसको निर्धारित करता है? n को निर्धारित करता है। किसको भैया? n को। तो यहाँ पर 100 को यदि मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 1 पॉइंट लगा दूं मैं, है ना, 1.0 गुणा 10 की घात 2, ये ऐसा भी लिख सकता हूँ। और 100 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1.00 गुणा 10 की घात 2, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। और अपन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1.00 को जब अपन 10 की घात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आएगा? 100 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भैया पॉइंट के, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? पॉइंट के जो दशमलव बिंदु होता है उसके राइट हैंड में जितने भी 0 उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, एस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है 5वां बिंदु है वस्तुओं की गिनती। उदाहरण के लिए 2 गेंदों या 20 अंडों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथापरक संख्याएं हैं। यथापरक यानी जैसी की तैसी हैं, यानी मैं बोल रहा हूँ 2 गेंदे, यानी 2 गेंदे तो वो 2 गेंदे ही हैं, यानी वो ज़्यादा बदल नहीं जाएंगी। इसमें कोई भी तरीके का कोई आडंबर नहीं है भाई, ये आडंबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 गेंदे तो वो सिर्फ एज इट इज 2 गेंदे ही है, यथार्थ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और इन्हें दशमलव लिखकर उसके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, यानी कितने भी शून्य लिखो। जैसे कि 2 गेंदे हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2.0000, कितने भी 0 लगा सकते हो आप, है ना। तो ये यथार्थ परक होती है।
ऐसी संख्या क्या होती है? यथार्थ परक। कैसी संख्या है? जिनमें वस्तुओं को गिना जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 घर है ना, तो 5 घर ही है, वो 6 नहीं हो जाएंगे या 4 नहीं हो जाएंगे यदि कोई गिनेगा तो उनको। मैंने एक व्यक्ति को एक थैले में 5 गेंदे रख के दिए और बोला इसको गिन, एक व्यक्ति को। तो उसने बोला सर 5 गेंदे। अगर उसी थैले को मैं एक दूसरे व्यक्ति के पास लेके जाता हूँ और बोलता हूँ गिन इसको, तो वो भी बोलता है सर इसमें भी 5 गेंदे। मैं तीसरे व्यक्ति के पास लेके जाता हूँ, उसको भी बोलता हूँ इसमें गिन, तो वो भी बोलता है 5 ही गेंदे। तो यूनिवर्स में आप इस थैले को कहीं भी घुमा लो, वो उसमें जितनी गेंदे हैं वो सारे के सारे लोग बोलेंगे कि ये गेंदे 5 ही हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसको कहते हैं यथार्थ परक, जिसमें जो सभी के जो रिजल्ट होते हैं वो समान आते हैं। सभी व्यक्तियों के रिजल्ट कैसे आते हैं? समान आते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं होती हैं बिंदु लगाकर, यानी दशमलव के बाद अपन इसमें कितने भी शून्य लगा सकते हैं ना। तो यहाँ लिख रखा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखी संख्याओं में सभी अंक सार्थक होते हैं। यहाँ पर एक और बिंदु भी आ गया, कि अपन जो वैज्ञानिक संकेतन जो अपना था टॉपिक, उसके अंदर अपन ने क्या था? n गुणा 10 की घात n, इस प्रकार का रूप लिखते थे। अब इस प्रकार के रूप में जितनी भी संख्या लिखी जाती है वो क्या आती है? सार्थक होती है। किसको छोड़कर? 10 की घात 2 को छोड़कर। ठीक है। अब ये जो n होता है इसमें जितनी भी संख्या होती है वो सार्थक होती है। जैसे आपको लिख रखा है अतः 4.01 गुणा 10 की घात 2 में 3 सार्थक अंक है, 4 0 1, ठीक है, और 8.256 में 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। तो आप समझ रहे होंगे। अब इसमें जो टॉपिक लगा आप यहाँ पर समझ सकते हो, 2 अशून्य अंकों के मध्य जितने 0 आते हैं वो भी सार्थक होते हैं। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, ऐसे आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे लिख रखा है परिशुद्धता किसी भी राशि के विभिन्न मापों के सामीप्य को व्यक्त करती है। सामीप्य मतलब विश्वसनीयता को व्यक्त करती है, यानी एज इट इज जो मान होना चाहिए उसकी शुद्धता, उसको विश्वास दिलाती है कि ये सही है। परिशुद्धता यानी प्रिसाइजनेस होती है, जिसको अपन कहते हैं शुद्धता। ठीक है। परंतु यथार्थ परकता किसी विशिष्ट प्रायोगिक मान के वास्तविक मान से मेल रखने को व्यक्त करती है। यथार्थ परकता मतलब जैसा होना चाहिए वो मान वैसा ही होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था, एक वस्तु है जिसको अपन जो सामान्य तुला होती है, यानी सामान्य जो तराजू होता है उससे मापा था, तो कितना आया था? 9.4 आया था। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना आया था? 9.4 आया था। अब उसी वस्तु को मैंने एक जो शुद्ध द्रव्यमान मापने वाली मशीन है जिसका नाम है वैश्लेषिक तुला, उससे मापा तो 9.424 कुछ ऐसा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो वो यथार्थ परकता क्या होती है वो आप वैश्लेषिक तुला से तुलना कर सकते हैं, और जो सामान्य द्रव्यमान अपन ने मापा था 9.4 वो परिशुद्धता कहला सकती है। वो क्या कहला सकती है? परिशुद्धता कहला सकती है। परिशुद्धता क्या करती है? किसी भी राशि के विभिन्न मापनों यानी मेजरमेंट के सामीप्य को, यानी वो जो सामीप्य यानी जो उसका रियल मान था उसके आसपास के मान को व्यक्त करती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी परिणाम का सही मान 2.00 ग्राम है, मान लीजिए किसी परिणाम है उसका 2.00 ग्राम क्या है? सही मान है, बिल्कुल एज इट इज, यानी यथार्थ परक है। वो क्या है भैया? यथार्थ परक है। चलिए है। और एक विद्यार्थी क है, 2 मापन करता है। क्या कितने मापन करता है? एक विद्यार्थी क है जो कितने मापन करता है? 2 मापन करता है। तो उसे 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम परिणाम प्राप्त होते हैं। उसको 1.95 ग्राम एक तो प्राप्त होता है और एक प्राप्त होता है 1.93। उसने ये करा, एक वस्तु ली, उसका द्रव्यमान मापा तो 1.95 आया, एक विद्यार्थी ने करा, और 1.93, 2 परिणाम आए। लेकिन आने क्या चाहिए थे? 2.00, लेकिन आए कितने? ये आए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विद्यार्थी खय, एक दूसरा विद्यार्थी है खय ने भी क्या करा? इन्हीं 2 मापनों के लिए, मतलब उसने भी 2 मापन करे और उसके भी क्या है परिणाम? 1.94 आया। एक तो 1.94 आया और एक क्या आया? 2.05 ग्राम आया। परिणाम प्राप्त करता है। ठीक है, ये दोनों परिणाम ना तो परिशुद्ध हैं और ना ही यथार्थ परक हैं।
है ना तो ये परिशुद्ध है और ना ही यथार्थपरक है। 2.00 यथार्थपरक है, यानी 2.00 एज इट इज माने जो होना चाहिए था, लेकिन कै विद्यार्थी के कितने आ रहे हैं, 1.95 आ रहे हैं। तो ये एक ना तो परिशुद्धता का उदाहरण है, ना ही यथार्थपरक का उदाहरण है। ना तो ये एज इट इज है, एज इट इज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2.00 एज इट इज है तो एज इट इज तो हो नहीं सकता। लेकिन परिशुद्धता का मान क्या होता है, परिशुद्धता में अगर देखें तो परिशुद्धता भी नहीं मापा जा सकता है। इसमें परिशुद्धता क्या होती है, अगर मान 1.99 आता, 1.97 या 1.98 आता तो परिशुद्धता के दायरे में अपन उसको मान सकते थे। लेकिन आ कितना रहा है, 1.95, जो कि 5 अंक दूर है अभी भी किससे, 2.00, तो इतना अपन छूट ही नहीं दे सकते। ठीक है, ख विद्यार्थी ने भी ऐसे ही गलती करी। ख विद्यार्थी ने क्या करा, ख विद्यार्थी ने भी 1.94 जो कि परिशुद्धता और न ही यथार्थपरक का उदाहरण है, और 2.05, अरे भैया ये तो एज इट इज जो मान था, जो सही मान था, उससे भी बढ़कर निकल गया। तो ये दोनों ही गलत है, ना तो इसमें परिशुद्धता पाई जा रही है, ना ही यथार्थपरकता पाई जा रही है। एक और विद्यार्थी है, तीसरा विद्यार्थी ग है, उसने भी क्या करा, इन मापनों के लिए 2.01 ग्राम यानी 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम 1.99 ग्राम प्राप्त होते हैं। ये मान परिशुद्ध भी हैं, यथार्थपरक भी हैं। ये मान परिशुद्ध भी हैं और यथार्थपरक भी हैं। किस प्रकार से, ये 2.01 वाले आपको विचलित कर रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ज्यादा भी हो जाता है, थोड़ा पॉइंट में ज्यादा हो जाता है तो उसको गलती को थोड़ा सा मान लिया जाता है, कोई बात नहीं, चलो इसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। परिशुद्धता इसमें भी पाई जाती है और यथार्थपरकता भी पाई जाती है ना। और 1.99 में भी परिशुद्धता पाई जाती है और यथार्थपरकता भी पाई जाती है, क्योंकि आस पास के ही है। इसे तालिका 1.4 से और आसानी से समझा जा सकता है। अपन ने वैसे तो रफ तालिका बना ही ली है, लेकिन बुक में जो तालिका दे रखी है उसको समझ लेते हैं। ये तालिका दे रखी है ना। मापन और ग्राम में आपको ये दे रखा है। छात्र क के द्वारा जो पहला परीक्षण था उसमें 1.95 आया था, दूसरा परीक्षण था ये आया था, है ना। और छात्र ख के द्वारा जो परीक्षण मापे गए थे वो ये और ये आए थे। छात्र ग के द्वारा जो मापे गए थे वो ये और ये थे, है ना। अब आप बोलेंगे सर कि हमने ये निर्धारित कैसे किया कि परिशुद्ध है और यथार्थपरक है। ये अपन इस प्रकार मापते हैं कि जब अपन, जैसे छात्र के द्वारा ये दो मापन लिए गए, अब जब अपन इसका औसत निकालते हैं, औसत निकालना आता होगा, जब अपन इसको जितनी संख्याएं होती हैं उनको प्लस करके, और वो जितनी संख्याएं थी, जैसे यहाँ पर दो संख्याएं थी, जैसे 1.95, औसत कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ आपको, 1.93 बटा 2, है ना। इस प्रकार से औसत निकाला जाता है, यानी यहाँ पर 3 संख्याएं को जोड़ा जाता तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई मतलब भाग कर दिया जाता। तो इस प्रकार से होता है, जिससे छात्र क के द्वारा 1.95 और 1.93 आंकड़े निकाले गए। अगर इनका औसत निकालें तो औसत आता है अपना 1.940, जो कि यथार्थ जो मान था, जो मूल मान था, उससे कितना दूर है आप समझ सकते हैं। 2.00 अपना सही मान था, उससे कितना दूर है, 1.94, बहुत दूर है। ठीक है, तो ये तो ना परिशुद्ध कहलाएगा ना ही यथार्थपरक कहलाएगा। छात्र ख की बात करें, छात्र ख ने 1.94 और 2.05 ये दो मापन निकाले। अगर इनका अपन औसत निकालें तो कितना आता है, 1.995 आता है, जो कि क्या है, यथार्थपरक नहीं है। 1.99 भी यथार्थपरक नहीं है, क्योंकि 2.00 के करीब आ रहा है, लेकिन यथार्थ मतलब सही नहीं है, बिल्कुल एज इट इज नहीं आ रहा है। अगर औसत सही आ जाए, मैंने क्या बोला था, औसत सही आ जाए तब जाकर अपना क्या होता है, मान सही होता है। जैसे अभी पिछले वाले में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर एज इट इज मान यदि एक के लिए अपन जानना चाहें तो एक के लिए अपन, जो मैंने आपको पहली विधि बताई थी कि भाई पास हो, तो अपन क्या मान सकते हैं, उसको यथार्थपरक और परिशुद्ध मान सकते हैं। जैसे जो कि अपन को ग में दिख रहा था, किस में दिख रहा था, ग जो छात्र था उसके जो परिणामों में अपन को दिख रहा था कि 2.01 और 2.00 इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जब ज्यादा अंतर नहीं है तो उसको परिशुद्ध और यथार्थ मान लिया जाता है, यदि एक परिणाम हो। लेकिन जब दो परिणाम आपको दे रखे हैं और उसमें आपको यदि यथार्थपरकता और परिशुद्धता का आपको मापन करना है, आपको जांचना है कि ये परिशुद्ध है, यथार्थपरक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उन दोनों का औसत लेना पड़ता है। और औसत जब मूल संख्या के जो मूल परिणाम है, जो एज इट इज जो मान था, ओरिजिनल मान था, उसके बराबर आता है, तभी अपन उसको क्या कहते हैं, परिशुद्धता और यथार्थपरक मानते हैं।
आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो अभी नोट्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को छोड़ के ना जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने सार्थक अंकों को पहचानते कैसे हैं वो अपन ने समझ लिया, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि सार्थक अंकों को पहचानते कैसे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवाना चाहूँगा, या फिर रिवीजन अपन नोट्स के उसमें कर लेंगे, अभी अपन सिर्फ टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे लिख रखा है सार्थक अंक, सार्थक अंकों को जोड़ना या घटाना। अब आपको दे रखा है जैसे अपन ने वैज्ञानिक संकेतन में, वैज्ञानिक संकेतनों की जो बड़े बड़ी जो संख्याएं थी उनको वैज्ञानिक संकेतन में बदला, और वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के बाद जो संख्या आई उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखा। उसी प्रकार से अपन सार्थक अंक जो होते हैं उनको जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो देखिए, जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या, ध्यान से रखना, किसी भी संख्या जो कि जोड़ने या घटाने में संलग्न है से अधिक अंक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अपन 1, 2, 3 इन 3 संख्या को जोड़ रहे हैं, तो पहली संख्या में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 हैं, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, अगर इसको अपन जोड़ें, है ना, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 31.122 आ रहा है ना। और स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है, जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिणाम यानी ये वाले परिणाम में दशमलव की दाईं ओर, दशमलव की दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या, यानी जिनको अपन ने जोड़ा या घटाया है, इस में तो अपन ने क्या जोड़ा है, संख्या को घटाया है, किसी भी संख्या से अधिक अंक नहीं होने चाहिए। यानी दशमलव की, ध्यान से समझिए, जैसे ये संख्या थी, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक के, 3 अंक हैं। तो परिणाम में भी इनसे कम ही अंक आने चाहिए, यानी 2, 1 और 3, 2, 1, 3, इससे कम ही अंक आने चाहिए या इसके बराबर ही अंक आने चाहिए, इससे अधिक अंक नहीं आने चाहिए। यानी 2 से अधिक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 से अधिक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 से अधिक क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। यानी इतने अंक नहीं आने चाहिए, ये अंक नहीं आने चाहिए, और ये अंक आ रहे हैं तो वो गलत है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर दिए गए उदाहरण में 18.0 में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, इस वाली संख्या को यदि आप देखेंगे तो दशमलव के बाद मैंने आपको बताया ना कितने अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 1 अंक है, अतः परिणाम में दशमलव के बाद 1 अंक ही तक अर्थात 31.1 के रूप में ही व्यक्त होगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि 2 है, 3 है, इनसे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर 2 भी तो लिखा हुआ है, क्या बोल सकते हैं आप, सर यहाँ पर 2 भी तो लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा अंक थोड़ी ना लिखे हमने, 3 भी तो है, उससे ज्यादा अंक थोड़ी ना लिखे। लेकिन इसमें स्टेटमेंट क्या दे रखा है, किसी भी संख्या से जो कि जोड़ या घटाने में संलग्न जो संख्याएं, जैसे एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही, इन तीनों में से दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हैं उनमें से किसी से भी ज्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें 1 था तो इसमें ज्यादा आ रहा था, कितना, 3 अंक ज्यादा आ रहे थे, तो 3 अंक ना लिखकर अपन कितने अंक लिखेंगे, सिर्फ 1 अंक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही 0 आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक आ रहा है, इसलिए अपन दशमलव के बाद 1 ही अंक तक अर्थात 31.1 के रूप में ही व्यक्त करना चाहिए, ऐसे ही लिखना चाहिए। ये बात तो यहाँ की, जोड़ना घटाना समझ लिया। अब बात समझते हैं सार्थक अंकों को गुणा या भाग करना। कि सार्थक अंकों को गुणा या भाग कैसे किया जाता है। देखिए उन प्राचारणों के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या में होती है। बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल जैसे कि अपन ने जोड़ना और घटाने में सीखा, जिसमें जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, मान लीजिए 2 संख्या को अपन जोड़ रहे थे, 3 संख्या को अपन पीछे जोड़ रहे थे, तो उसमें 18.0 में एक सार्थक अंक यानी दशमलव के बाद वाली जो संख्या थी उसमें एक सार्थक अंक आ रहा था, तो अपन ने क्या करता, परिणाम में भी सिर्फ एक ही सार्थक अंक लिखा था। अगर उससे ज्यादा लिखते तो वो सही नहीं होता। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में भी होता है।
मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है 2.5 गुना 1.25 है, तो इसका यदि अपन जोड़ करेंगे तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, मतलब गुणा करेंगे इसको तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा 3.125। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 2.5 और 1.25, 2.5 में दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक आ रहे हैं? एक सार्थक अंक आ रहा है, और इसमें 1.25 में कितने अंक आ रहे हैं? 2 अंक आ रहे हैं। तो न्यूनतम अंक कितना है? 1 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे परिणाम में इससे 1 से ज्यादा अंक नहीं लिखना है, 1 जो है इससे ज्यादा अंक नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख भी रखा है, चूंकि 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक हैं, केवल 2 सार्थक अंक हैं, 2.5 में केवल 2 सार्थक अंक है। 2.5 में 2 सार्थक अंक कैसे हो गए? इसलिए परिणाम में भी 2 सार्थक अंक 3.1 होने चाहिए। यानी 2 सार्थक अंक है ना, न्यूनतम जो संख्या है 2.5 है, इसमें 2 सार्थक अंक है, 2 और 5 2 सार्थक अंक है। तो इस प्रकार से न्यूनतम में भी सिर्फ 2 ही सार्थक अंक आएंगे, यानी 3.1 तक ये लिखेंगे। जैसा उपरोक्त गणितीय प्रक्रिया में किया गया है, परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों तक व्यक्त करने के लिए संख्याओं के निकटतम यानी राउंडिंग ऑफ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अपन ने क्या करा? अपन ने सिर्फ राउंड ऑफ ही तो करा इसका। जैसे इस वाली संख्या में भी अपन ने राउंड ऑफ करा था, जोड़ एज इट इज जो मान आ रहा था वो तो कितना आ रहा था? 31.122 आ रहा था, है ना, जिसमें अपन ने इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख दिया? 31.1 लिख दिया। ये अपन ने किसके माध्यम से करा? जोड़ना और घटाने के माध्यम से समझा। गुणा में अपन ने समझा कि जो न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं किसी भी संख्या में, जैसे इसमें न्यूनतम सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं, और इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 सार्थक अंक है। तो न्यूनतम सार्थक अंक वाली जो संख्या है वो न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 2 सार्थक अंक है। तो जो परिणाम है उसमें भी कितने सार्थक अंक आएंगे? सिर्फ 2 ही आने चाहिए। लेकिन इसमें कितने सार्थक अंक आ रहे हैं? 1 2 3 4 सार्थक अंक आ रहे हैं, लेकिन अपन को 4 नहीं लिखने, कितने लिखने? 2 ही लिखने। तो अपन दशमलव के बाद सिर्फ 1 तक ही विस्तार करेंगे इसका, ठीक है, ये समझा। लेकिन ये तो सिर्फ 2 ही कंसेप्ट हुए राउंड ऑफ करने के, यानी छोटा लिखने के। इसके अलावा भी राउंड ऑफ करने के यानी निकटतम मान निकालने के, यानी ऐसे लिखने के तरीके हैं जो अपन देखते हैं। देखिए, पहला जो तरीका है राउंडिंग ऑफ करने का वो है, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे हटाना हो, यदि सबसे दाईं ओर वाला अंक जिसे आपको हटाना हो 5 से अधिक हो, तो उससे पहले वाले अंक का मान 1 अधिक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1 अधिक कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है 1.386 में यदि आपको 6 को हटाना है, यदि आपको 6 को हटाना हो तो हम निकटतम के पश्चात 1.39 लिखेंगे, क्योंकि 6 क्या है? 5 से अधिक है। 6 क्या भैया? 5 से अधिक है, और अपन को 6 को हटाना भी है, तो अपन क्या करेंगे? 6 को हटा देंगे और क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। मतलब ये वाला जो अंक है 6 को हटाकर इसके पास वाला जो अंक है निकट, 6 के निकट जो अंक स्थित है 8, उसको किस में बदल देंगे? 9 में बदल देंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल है 2.378। इसको आपको निकटतम मान में बदलना है, राउंड इसकी निकटतम करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे? आपको ये 8 हटाना है, तो 8 हटाना है, आप सबसे पहले देखेंगे कि 5 से अधिक है। हाँ, आप बोलेंगे 8 5 से अधिक है, तो 5 से अधिक है तो मैं इसके पास 8 के पास जो अंक स्थित है, जैसे 7 स्थित है, तो मैं इसका राउंडिंग ऑफ कर दूंगा। राउंडिंग ऑफ कर दूंगा तो 7 किस में परिवर्तित हो जाएगा? 8 में। तो कैसे लिखूंगा? 2.38 में इसको लिख सकता हूँ। इस प्रकार से आपको बोला जा रहा है। पहला विधि समझ में आई। दूसरी विधि कहती है, यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो, यदि 5 से कम हो तो उससे पहले वाले अंक को बदला नहीं जाएगा। जैसे 4.334 में यदि अंतिम अंक 4 को हटाना हो तो परिणाम को केवल 4.33 के रूप में लिखा जाएगा। तब अपन को ये वाला नियम की नहीं लगाना है कि 4 के पास वाले अंक को बदल दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि अंतिम अंक किससे? 5 से कम हो तो। बात के लिए तीसरा जो है बिंदु वो क्या है? यदि सबसे दाईं ओर का हटाया जाने वाला अंक 5 हो, यदि 5 हो, पहले तो समझा 5 से अधिक हो तो उसके पास वाला जो अंक होता है उसको अपन एक कर कर लिख लेते हैं। यदि 5 से कम हो तो अपन उसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं संख्या को। और यदि 5 हो तो क्या करते हैं? यदि 5 हो तो उससे पहले अंक सम होने की स्थिति में बदला नहीं जाएगा। यानी 5 हो
तो उससे पहले वाला जो अंक है, लास्ट वाली जो संख्या थी उससे पहले वाला जो अंक है, यदि वो सम है तो नहीं बदल जाएगा, परंतु विषम होने पर, मान लो वो विषम हुआ तो 1 बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 6.35 को 5 हटाकर निकटतम करना हो तो अपन कैसे करेंगे, तो हमें 3 को बढ़ाकर 4 करना होगा, क्योंकि 5 के बराबर है अंतिम अंक तो दाई में है ना, दाई और में 5 क्या है, 5 के बराबर है। और इसके पास वाला जो अंक है वो क्या है, ये क्या है, सम है या विषम है, कैसा है ये, विषम है। कैसा है भैया, विषम है। तो इसको 1 बढ़ाकर लिख देंगे, तो 1 बढ़ाकर लिख देंगे तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। 6.35 था तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, 6.4 व्यक्त किया जाएगा। परंतु यदि 6.25 होता, मान लीजिए अगर 6.25 होता और इसका निकटतम अपन को करना होता तो इसे 6.2 लिखा जाता, क्योंकि 5 तो समान है, चलो मान लिया, लेकिन इसके 5 के निकट कौन स्थित है, 2 स्थित है, जो कि एक सम संख्या, और सम संख्या होती है तो वो बदली नहीं जाएगी, उसको आगे बढ़ाकर नहीं लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से निकटतम करने के जो जितने भी रूल थे वो अपन ने समझ लिए। ठीक है, अब अपन ने पूरा का पूरा जो टॉपिक है सार्थक अंक का वो कंप्लीट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, नोट्स पर आगे बढ़ते हैं, नोट्स कंप्लीट करते हैं। अब जितना भी अपन ने सब कुछ करा उसके नोट्स तैयार कर लेते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेटली तरीके से आपके नोट्स आपके सामने हैं, नोट्स को आपको लिखना है। देखिए अब नोट्स के द्वारा अपन एक बार और जो पूरा का पूरा समअप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो भी अपन ने समझा, ताकि आपको वापस से एक बार कंप्लीट हो जाए। देखिए सार्थक अंक से अपन ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। इसमें अपन ने समझा सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जिनके द्वारा निश्चित अंक को अंतिम अंक के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सार्थक अंक को निर्धारित करने के कुछ नियम अपन ने पढ़े। कितने नियम थे, वो 8 नियम थे। पहला नियम था सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। उदाहरण के तौर पर 2856 में सार्थक अंक आपको पहचानने हो तो आप क्या बोलेंगे, 4 सार्थक अंक है। 3.86 में आप बोलेंगे 3 सार्थक अंक है, 3, 8, 9। ठीक है, दूसरा रूल था प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान से, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते। ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं, ऐसे शून्य केवल दशमलव की स्थिति को बताते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 0.03 है, तो इसमें आपको सार्थक अंक पूछ लिया जाए तो आप कितने बोलेंगे, 1 सार्थक अंक है, वो भी कौन सा, 3। कैसे, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें गिनना तो 0 एक शून्य पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद शून्य आ रहा है, और प्रथम जो गैर शून्य अंक है वो है 3। अगर इसके लेफ्ट साइड में अपन आप देखें जितने भी शून्य होंगे वो कितने होंगे, गैर सार्थक, यानी सार्थक अंक नहीं होंगे। इसी प्रकार से ये वाला उदाहरण भी है। अगला जो है, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक होते हैं। 2 गैर शून्य अंक है, जैसे 3 और 4 2 गैर शून्य अंक है, इनके मध्य यदि क्या लिखा हुआ है, 0 0 0 0 0 ये लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसके अंदर आप सार्थक अंक पहचान सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं पहचान सकता हूँ, बताइए तो कितने सार्थक अंक होंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक होंगे। वो पूछेगा सर 6 सार्थक अंक कैसे, अभी तो आपने बोला था कि शून्य जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो भैया शून्य सार्थक अंक किस स्थिति में नहीं होते हैं, हमने स्टार्टिंग में बोला कि जो प्रथम शून्य अंक होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सार्थक अंक होते हैं वो सार्थक, वो जो शून्य होते हैं वो सार्थक नहीं होते। लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि 2 गैर शून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आते हैं वो सभी सार्थक होते हैं। तो बोलिए 3 और 4 2 गैर शून्य अंक हैं, है ना, और इनके मध्य 4 0 आ रहे हैं तो वो भी सार्थक कहलाएंगे। तो कुल इस संख्या में कुल जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक होंगे। बात क्लियर, आप उतार सकते हैं। आगे अपन ने समझा था, चौथा रूल था किसी अंक की दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं, परंतु उसके लिए शर्त है कि वह दशमलव की दाईं ओर स्थित हो। कैसे हो, दशमलव की दाईं ओर स्थित हो। जैसे 0.300 है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला था कि 2 अशून्य अंकों के मध्य जो शून्य उपस्थित होते हैं वो सार्थक अंक कहलाते हैं। यहाँ तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, फिर भी आप कह रहे हैं कि ना जो शून्य है उसको आप सार्थक अंक में गिन रहे हैं। तो साहब अभी अभी आपने पढ़ा कि दशमलव के दाईं ओर स्थित जितने भी शून्य होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक गिने जा सकते हैं। तो इस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे, 3 सार्थक होंगे। कौन कौन से, एक तो 3 होगा और दशमलव की संख्या के
बाद वाले जो शून्य है वो होंगे। उसी प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ये ना समझ लें, परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते हैं। वो मैंने आपको बताया, जैसे 100 है तो 100 में कितने सार्थक अंक होंगे? सिर्फ एक सार्थक अंक होगा। आप पूछेंगे नहीं सर क्यों क्यों एक सार्थक अंक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है परंतु दशमलव विहीन संख्याओं में दाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होते। यहाँ पर दशमलव नहीं है ना, दाईं ओर स्थित शून्य है। आप बोलेंगे सर दाईं ओर तो स्थित है शून्य, लेकिन ये सार्थक क्यों नहीं गिना जा रहा? मैं बोलूंगा साहब इसके अंदर दशमलव नहीं है ना, इसलिए। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए 100 में केवल एक सार्थक अंक है तथा 100.0 में 4 सार्थक अंक है ना। 100.0 में 4 सार्थक अंक है। जब यहाँ पर 0 और 1 को भी सार्थक गिना जाएगा, 0 को भी सार्थक, इसको भी सार्थक और इसको भी सार्थक गिना जाएगा, ठीक है। में 4 सार्थक अंक है। अतः ऐसी संख्या में वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना उपयुक्त होता है। जैसे कि 1 गुणा 10 की घात 2 एक सार्थक अंक है, 1.0 गुणा 10 की घात 2 ये भी सार्थक अंक है। इसमें 2 सार्थक अंक है, एक सार्थक अंक है और एक ही है, क्योंकि दशमलव के राइट हैंड साइड में आने वाले जितने भी शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। इसी प्रकार से इसमें कितने हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसको आपको सार्थक अंक में नहीं गिनना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां जो पॉइंट था वो था दशमलव रहित संख्या यदि किसी माप को व्यक्त करती है। दशमलव रहित संख्या यदि किसी माप को व्यक्त करती है तो दाईं और अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। किसी माप को व्यक्त करती है, ध्यान से समझना। अगर आप ये मत बोल देना कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि कोई संख्या है मेरे पास और उसकी राइट हैंड साइड में यदि कोई भी शून्य होते हैं तो वो सार्थक अंक नहीं होते। तो आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि 15250 किलोमीटर में सार्थक अंक 5 होंगे? यहाँ पर तो 4 ही तो सार्थक अंक होंगे, है ना। तो आप यहाँ 0 को क्यों गिन रहे हो? तो भाई आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, माप कह रहा हूँ मैं। माप में क्या होता है? किलोमीटर, मीटर, किग्रा, ग्राम, ये सारे के सारे होते हैं, वो मापन में कार्य होते हैं। अगर किसी संख्या में जैसे 15 आपको 510 लिख रखा है और इसमें आपसे पूछे कि सार्थक अंक कितने हैं, तो आप इसमें 3 नहीं बोल सकते कि 3 सार्थक अंक है ना। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? इसमें 3 सार्थक अंक नहीं होंगे, इसमें 2 सार्थक अंक होंगे। कौन कौन से? 1 और 5। लेकिन यदि यही 150 किलोमीटर लिखा होता है, 150 किलोमीटर यदि लिखा होता और फिर आपसे पूछा जाता कि इसमें सार्थक अंक बताओ भाई साहब, तो आप बोलते 3 सार्थक अंक है। वो पूछता मैंने जब 150 से लिखा था जब तो तू बोल रहा था कि 2 सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। मतलब सही आंसर तो क्या था? 150 लिखने के लिए 2 था, है ना। तू बोल रहा था 2 सार्थक अंक है। लेकिन जब मैं 150 किलोमीटर लिखता हूँ तो तू बोलता है 3 सार्थक अंक है। तो ऐसा कैसे? तो आप बोलना कि दशमलव रहित संख्या यदि किसी माप को व्यक्त करती है तो दाईं और अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। ऐसा मैंने पढ़ रखा है, इसी हवाले से मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो आगे लिख रखा है किसी माप में लिखी गई 10 की घातें सार्थक नहीं होती। यदि किसी माप में 10 की घातें आपको दे रखी हैं, 10 की घात -5 यदि आपको दे रखी है तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक क्या होगा? सिर्फ ये 2.5 यही होगा सार्थक अंक। बात क्लियर? चलिए 7वां पॉइंट दे रखा है वस्तुओं की गिनती। उदाहरण के लिए 2 पेंसिल 20 सेबों में सार्थक अंकों की संख्या अनंत है, क्योंकि ये दोनों ही यथार्थपरक संख्या है, यानी यथार्थपरक जैसी की तैसी है। यानी मैंने आपको इसको समझाया था, और इनको दशमलव लिखकर उनके बाद अनंत शून्य लिखकर व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया इस एग्जांपल को, तो इसमें तो ये सरल भी है, ज्यादा कठिन नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी सभी संख्याओं के अंक सार्थक होते हैं, है ना। वैज्ञानिक संकेतन में लिखी सभी संख्याओं के अंक कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। और ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। और नहीं लिखने तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सार्थक अंक वैज्ञानिक संकेतन के रूप में यदि अपन लिखते हैं तो जितने भी अंक जो होते हैं, जैसे n गुणा 10 की घात में n में जितने भी लिखे जाते हैं, तो n में जो होते हैं, n क्या होता है भैया? डिजिट टर्म होता है। क्या होता है? डिजिट टर्म में जितने भी आते हैं आपके अंक, वो सभी के सब कैसे होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। बात क्लियर? चलिए 8 नियम अपन ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करे सार्थक अंक के। अब अपन किसकी बात करेंगे? सार्थक अंकों को जोड़ना व घटाने की। तो जोड़ने व घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने एवं घटाने के बाद प्राप्त परिणाम में दशमलव के दाईं ओर जोड़ने या घटाने वाली किसी भी संख्या से याद रखना अधिक अंक नहीं होने चाहिए। जैसे अपन 10.22, 20.2, 2.013,
इसमें यदि सार्थक अंक देखें तो 4 है, इसमें सार्थक अंक देखें तो 3 है, इसमें सार्थक अंक देखें तो कितने हैं भैया, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। तो आंसर में इन जैसे 4 से ज्यादा 5 नहीं आना चाहिए, 3 से ज्यादा 4 नहीं आना चाहिए और 4 से ज्यादा 5 नहीं आना चाहिए। 5 4 5 में से नहीं आने चाहिए अंक, ठीक है, यानी इससे हमेशा कम ही आने चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, यहाँ मैं आपको थोड़ा गलत बता दिया। 10.22 यानी दशमलव के बाद जो अंक हैं, यहाँ 2 हैं, दशमलव के बाद यहाँ अंक 1 है, दशमलव के बाद यहाँ अंक 3, यहाँ सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, माफ करिए। 10.22 में जो दशमलव के बाद जो है वो 2 है, 2 अंक हैं, और दशमलव के बाद इस वाली संख्या में कितने अंक हैं, 1 है, और इसमें कितने हैं, 3 है। तो इन वाली संख्याओं में से जैसे 2 से अधिक है 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से 1 से अधिक 2 नहीं होना चाहिए, है ना, और 3 से अधिक 4 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो परिणाम में 32.33 आ रहा है, तो अपन 32.33 नहीं लिखेंगे इसको। 32.33 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो अपन जिनको जोड़ रहे हैं इसमें दशमलव बिंदु के दाईं ओर कम से कम एक संख्या आनी चाहिए। सिर्फ कितनी संख्या आनी चाहिए, एक संख्या आनी चाहिए, क्योंकि सबसे कम एक ही है। तो इस प्रकार से अपन क्या लिखेंगे, परंतु ऊपर दिए गए उदाहरण में अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है। 20.1 में दशमलव के बाद एक ही अंक तक अर्थात 32.3 के रूप में व्यक्त ही होगा, क्योंकि सबसे जो कम दशमलव में है 20.2 है। बात क्लियर। दूसरा बिंदु सार्थक अंकों का गुणा या भाग करना, इसमें वो बात आएगी जो मैंने आपको पहले बता दी। इसमें क्या होता है कि इसमें सार्थक जो न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं उनको गिना जाता है। जैसे गुणा या भाग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या होती है। मतलब जिन संख्याओं का गुणा करें उनमें से जिस संख्या की सार्थक अंक न्यूनतम है उतने ही आने चाहिए। जैसे इसमें न्यूनतम कितने सार्थक अंक है, इसमें 2 सार्थक अंक है, और इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 है। तो इसमें से न्यूनतम यानी कम कौन सा है, 2 है। तो यानी जो परिणाम है उसमें भी कितने सार्थक अंक लिखने हैं आपको, सिर्फ 2 ही सार्थक अंक लिखने हैं। तो इसमें 3.2 तक ही आप इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ लिख भी रखा है। बात क्लियर। चलिए अब निकटतम का जो मैंने कंसेप्ट था वो यही है, ठीक है। निकटतम का वो एज इट इज आपको याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 से यदि अधिक हुआ तो जैसे ये उदाहरण है, आपको ये उदाहरण दे रखा है, इसमें यदि आपको 6 को हटाना है तो 6 को आपको पहले देखना पड़ेगा ये 5 से अधिक है क्या। अगर 5 से अधिक है तो इसके जो पास वाला अंक है 8 है, तो उसको 9 में परिवर्तित कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.39 आ जाएगा। यदि आपको कोई संख्या दे रही है 4.334 और इसमें यदि आपको 4 को हटाना है तो आप 4 को देखेंगे, यदि 4 से कम है, सॉरी 4 जो है वो 5 से कम है, आप जानते हैं, और 5 से कम है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, सिर्फ 4.33 कर लिख देंगे, सिर्फ 4 को हटा देंगे, इसके जो पास वाला अंक है उसको अपन एक अधिक लिखकर नहीं व्यक्त करेंगे। बात क्लियर। फिर जो लास्ट वाला जो था वो क्या था, यदि आपको एक संख्या दे रखी है 6.25, यदि इसका आपको राउंडिंग निकालना है, सॉरी है ना, 6.25 का यदि आपको राउंडिंग निकालना है तो इसको क्या करेंगे अपन, 6.25 के अपन लास्ट का जो 5 है इसको हटाना है। अब ये क्या है, 5 के बराबर है। अब जब भी 5 के बराबर होता है तो अपन उसके जो निकट मान होता है उसको परिवर्तित नहीं करते, बस 5 को हटा देते हैं और अपन आंसर 6.2 लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। बात क्लियर। तो इस प्रकार से अपन ने पूरा का पूरा जो सार्थक अंक का टॉपिक था उसको कंप्लीट करा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।